हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आइए आज हम लोग एक बार फिर से लुसेंट का रिवीजन शुरू करते हैं। और इससे पहले एक वीडियो हम लोग डाल चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, और आज ये दूसरी वीडियो होगा। इसमें हम लोग पोर्शन पढ़ लिया, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ लिया है सर, मैसूर सिख, इस सब के बारे में पढ़ लिए हैं। आज हम लोग जो इसमें मेनली पढ़ेंगे वो बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, और उसका शासनकाल के बारे में देखेंगे। उसमें कौन सा मतलब कि घटना घटी, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। और बाकी बिहार पुलिस का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो आप देखिएगा, बहुत फायदा करेगा। कहते हैं गवर्नर जनरल, ठीक है। पहला देखिए, पहला कहता है कि बंगाल का गवर्नर। तो पहला बंगाल का गवर्नर कौन बनेगा? रॉबर्ट क्लाइव। पहला बंगाल का गवर्नर कौन बनेगा? रॉबर्ट। भाई हंस रहा है, बहुत हंस रहा है। हाँ, कुर्सी देख के हंस रहा है। तो इस साल का गवर्नर, ठीक है, इसमें पहला गवर्नर जो होगा वो रॉबर्ट क्लाइव होगा। और रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल कब से कब तक? तो पहले 57 से 60, 1757 से 60, और फिर 1762 से 1767 में हुआ। कहता है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देख लेते हैं। कहता है इसने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था, मतलब व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में था। क्लाइव ने बंगाल द्वैत शासन की शुरुआत किया था, जिसके तहत राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले इस कंपनी के शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब की। मुगल साम्राज्य खत्म कर दिया गया था। ये लगा अधिनियम था, को 1858 में लगा अधिनियम था। रुक के देख लेते हैं। 1800 शायद कुछ कह रहे थे, मुगल को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था ना, 1858 बोला था सर। हाँ, 1858 का भारत शासन अधिनियम मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो पहला हो गया कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की थी, जिसके तहत राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले ये कंपनी के अधीन थे, लेकिन जो शासन चलाने की जिम्मेदारी थी वो नवाब के हाथों में था। कहता है इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि, जो कि प्रथम संधि हो गया था कब? 12 अगस्त 1765। दो संधि हुआ इलाहाबाद में। इलाहाबाद में दो संधि हुआ था, 12 अगस्त 1765 और दूसरा था 16 अगस्त 1765, ठीक है। और 16 अगस्त 1765 तो कह रहे कि इसने जो पहला संधि हुआ था ना 12 अगस्त 1765, ये मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765। कहता है इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल करने का अवसर मिल गया, और यहीं से भारत में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, और उसके बाद 1765 में इलाहाबाद में होना। और कह रहा है इसी संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनैतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया, और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान नियुक्त किए थे। बंगाल के लिए दो उपदीवान नियुक्त किए थे। इसमें बंगाल के लिए कहेगा तो मोहम्मद रजा खां,
और बिहार के लिए कहेगा तो राजस्थान। कहते हैं कि नोट पॉइंट, रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने को कहा। रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए कहा था। भारत का पहला मानचित्र 1767 में रेनेल ने बनाया था। कहेगा कि भारत का पहला मानचित्र किसने बनाया था? 1767 में रेनेल ने बनाया था। पहला मानचित्र 1767 रेनेल ने बनाया था। बंगाल एटलस के नाम से 1769 चित्रित किया गया। इसलिए भारतीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? जेम्स रेनेल को। फिर ध्यान सुनेगा, देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को भारत का मानचित्र तैयार करने के लिए कहा गया था। तो भारत का मानचित्र रेनेल ने 1767 में बनाया था और बंगाल एटलस के नाम से 1779 में चित्रित किया। इसलिए भारतीय भूगोल का पिता जेम्स रेनेल को कहा जाता है। भारतीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? जेम्स रेनेल को कहा जाता है। कहते हैं कि इसके बाद अन्य गवर्नर हो गया, जैसे कि बरेलास्ट हो गया। बरेलास्ट जो कि प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 69 में गवर्नर होगा, बरेलास्ट। इसके बाद कॉर्टियर, ये सब नहीं है। अब आइए कहते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आया था के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले जो बंगाल का गवर्नर होता था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया। मद्रास व मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया था। यानी कि बंगाल के गवर्नर के अधीन आ जाएगा कौन? मद्रास और बंबई दोनों। करेक्ट। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को, भारत का प्रथम, भारत का बोल रहा है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर गवर्नर जनरल भी होगा वारेन हेस्टिंग्स। कहता वारेन हेस्टिंग्स 1750 में कंपनी में एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। अपनी कार्य कुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, फिर बंगाल का गवर्नर और बाद में कंपनी का गवर्नर जनरल बना था। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल होगा 1774 से 85। ठीक है। कहता है इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लाया था? कोलकाता लाया था। मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खान ने, हाँ मुर्शिदाबाद राजधानी बनाया था मुर्शिद कुली खान ने। कहता है 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी और दीवानी, फौजदारी अदालतों सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। ये देखिए ठीक है, दीवानी अदालत में कलेक्टर जो होता था ना, मुख्य न्यायाधीश होता था। ठीक है। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। तो मुफ्ती और काजी की व्यवस्था किस में किया गया था? फौजदारी में। फौजदारी में किया गया था मुफ्ती और काजी की व्यवस्था फौजदारी में। लेकिन दीवानी अदालत में मुख्य न्यायाधीश कौन था? कलेक्टर। दीवानी में मुख्य न्यायाधीश कलेक्टर और फौजदारी में जो सहायता देने के लिए होगा भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी और जिसकी सहायता के लिए मुफ्ती और काजी की व्यवस्था किया गया था। कलेक्टर इस न्यायालय का कार्य की देखभाल करता था। थोड़ा सा इसमें भी इसका रोल था कलेक्टर का। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। कहता सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल के दो सदस्य थे।
कहते हैं कि सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल के सभापति, दीवानी अदालत में कह रहा है सर, सदर दीवानी अदालत में काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य, एक था रायन और दूसरा था मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। ये किसमें कहा गया था? दीवानी में कहा गया था। हाँ, सर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 अन्य सदस्य था, रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सर कहते हैं कि सदर फौजदारी अदालत में नाइब, मुख्य काजी, मुफ्ती, फौजदारी में मुफ्ती काजी सब पहले भी था, तो नाइब निजाम, मुफ्ती काजी, ठीक है, और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालत में भेजे जाते थे। कहते दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदू के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के संबंध में मुस्लिम कानून लागू होता था, जबकि फौजदारी मुकदमे में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। देखिए, दीवानी वाला रहेगा तो अपन अपन, मतलब हिंदू के लिए हिंदू और मुस्लिम के लिए मुस्लिम, लेकिन जब फौजदारी मुकदमा रहेगा तो ओनली मुस्लिम कानून लागू होगा। फौजदारी में ओनली मुस्लिम कानून, और दीवानी में कहेगा तो हिंदू के लिए हिंदू और मुस्लिम के लिए मुस्लिम कानून। 1772 में कहते हैं 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायी संभालने का आदेश दिया। जो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लाया था न, उसको कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को 1772 में ख़त्म किया और कंपनी को, आप मतलब कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांत में शासन व्यवस्था संभालेगा। द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स, और कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शासन व्यवस्था को क्या करेगा? देख रेख करेगा। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवान मोहम्मद रजा खां जो कि बंगाल के लिए और राजा सीताव राय जो कि बिहार के लिए था, दोनों को हटा दिया, काहे कि द्वैध शासन खत्म हो गया था। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की थी जिसे इजारेदारी प्रथा के जाना जाता है। इस पद्धति में अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अधिक राजस्व वसूल करना। आपसे कहेगा कि वारेन हेस्टिंग्स द्वारा शुरू किए गए इजारेदारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अधिक राजस्व को वसूल करना। इसकी 2 मुख्य विशेषताएं थे। पहला, इसमें 5 वर्षीय ठेके की व्यवस्था की गई थी। 5 वर्षीय, जो भी ठेकेदार ठेका लेगा न, वो 5 सालों के लिए होगा। और दूसरा कह रहा है कि इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया जाएगा। यानी 5 वर्षीय होगा और जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको अधिकार दिया जाएगा कि आप टैक्स को वसूल कीजिए ना सर। कहते हैं कि हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मिर्जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए, नवाब जो उसमें नवाब होगा उसकी देखभाल के लिए मिर्जाफर की विधवा, उसका क्या नाम था? मुन्नी बेगम, उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर, हाँ, जो 1757 में था न सेनापति धोखा दिया, ओकरे विधवा थी मुन्नी बेगम। तो नवाब की देखभाल में लगेगी मुन्नी बेगम। समझ रहे हैं? देखभाल मतलब समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि वारेन हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए, जैसे आप नवाब हैं तो आप बुढ़ारी हो गए तो आपको देखभाल के लिए कोई चाहिए ना, तो उसका पत्नी नहीं होगा तो मिर्जाफर की जो पत्नी थी विधवा मुन्नी बेगम, उसको देखभाल के लिए लगा दिया था कि इसके सेवा संस्कार कीजिए, तेल लगाइए। देखिए लिखा है कि वारेन हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मिर्जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया था।
अरे महाराज समझ नहीं रहा है, कह रहा है ने वारेन हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए, तो 1700 ये मतलब मान के चलिए कि 1772 से 75 के बीच में कौन नवाब है? सत्रह सौ बहत्तर से 75 के बीच में देखिए मुबारक उद्दौला है न बंगाल का नवाब, तो वही ने कह रहा है कि हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मिर्जाफर की विधवा, मतलब मिर्जाफर की विधवा बच रही है, उसका नाम है मुन्नी बेगम, और उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। अब मुन्नी बेगम को हटा दिया है और मोहम्मद रजा खां जो कि बंगाल का पहले उप दीवान था उसको नियुक्त किया। 1776 में मनु स्मृति का अनुवाद अंग्रेजी में एक कोड ऑफ जेंटू लॉ से किया गया। 1776 में मनु स्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉ से किया गया, और इसको किया था कौन? विलियम जोन्स ने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। सच मारिए तो कह रहे कि 1776 में मनु स्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? एक कोड ऑफ जेंटू लॉज। आप भागवत गीता को बोल रहे हैं, भागवत गीता के विलियम विल्किंस। मारिए मारिए सर। हट। फिर से मारा ना, फिर से मारा ना, हम कहाँ से सच मारबो, हम तो यहाँ लगल हो। लिखे नहीं कि मनु स्मृति का एक कोड ऑफ जेंटू लॉज लिखे, मारी तो कि मनु स्मृति का एक कोड ऑफ जेंटू लॉज में किसने किया था? विलियम जोन्स दिया नहीं, ठीक है विलियम जोन्स। 1776 में मनु स्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से विलियम जोन्स ने किया था। विलियम विल्किंस ने 1785 में भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। भागवत गीता का कहेगा तो विलियम विल्किंस, ठीक है सर। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? विलियम विल्किंस 1785 में, विलियम विल्किंस 1785 में। 1789 में अभिज्ञान संकुतलम, ठीक है, नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। मनुस्मृति, भागवत गीता, अभिज्ञान संकुतलम, 89 में अभिज्ञान संकुतलम। तो 1786 में क्या आएगा? तो मनुस्मृति, 1776 में मनुस्मृति, और 1785 में भागवत गीता जो कि विलियम विल्किंस ने किया था, और 1789 में अभिज्ञान संकुतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये भी विलियम जोन्स ने किया था, अभिज्ञान संकुतलम के। कहता है हेस्टिंग्स ने 1781 में फारसी एवं अरबी भाषा के अध्ययन, प्राच्य शिक्षा के लिए कलकत्ता में एक मदरसा बनवाया था। कहता है कि वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में फारसी एवं अरबी के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एक मदरसा बनवाया था, ठीक है। कब? 1781 में। इसके बाद 1784 में वारेन हेस्टिंग्स ने एक सहयोगी तथा मित्र सर विलियम जोन्स ने प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के अध्ययन हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था। हम लोग पढ़ते नहीं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसने किया था? हाँ, विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने किया था और वारेन हेस्टिंग के सहयोगी था। ठीक है। कहते हैं कि 1791 में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डक्कन ने बनारस में हिंदू कानून एवं दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया था। पहले 1781 में किया, कलकत्ता में मदरसा बनवाया वारेन हेस्टिंग्स। 1781 में पहले हो गया कौन? मदरसा कलकत्ता। 91 में हो गया कि बनारस में। ना 17 फिर हो गया। इसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 और 1791 में लिखा हुआ है कि जोनाथन डंकन ने बनारस में हिंदू कानून एवं दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज खुलवाया था। हमर में से देखा तुम्हारा तो वैसे मारव तो 1916 दे तो मदन मोहन मालवीय। सत्रह लिखे ने कि जोनाथन डंकन ने बनारस में हिंदू कानून संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब किया था? 1791। सही दल तोहर में पुरनका में तो गलत के सुधार के रन देला। 1791 में ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन ने बनारस में हिंदू कानून के लिए एक संस्कृत कॉलेज का स्थापना किया था। तो संस्कृत कॉलेज का स्थापना बनारस में कब किया गया था? 1791। कौन किए थे? जोनाथन डंकन। कहता 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी, बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी 1804 में, और लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823 में। तो कहेगा एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में कब? 1804 में। और वहीं कहेगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन लंदन में 1823। कहते हैं कि इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दिया था। जो मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन मिलता था उसको बंद करवा दिया था। कहता है कि इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स हिक्की ने किया था। हम लोग पढ़ते हैं ना कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था।